किया था। सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है क्वांटम हीलिंग कोड की आज की क्लास में। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्लीप मास्टरी। सविता जी ने स्लीप की जो बात कही उस दिन कि नींद हाँ। नहीं आती है, नींद का कोई सोल्यूशन बताओ। तो नींद सही की बात। फिर पूरी स्टडी किया। जो नोट्स हाँ। मेरे पास थे उनसे काम नहीं चलता, मैंने और भी स्टडी किया। मैंने कहा नींद की वाकई समस्या है, और आपको नहीं है, बहुत से लोगों को है। बहुत लोगों का है, नींद एक बार उड़ जाए तो पूरी पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। सही और बात है, फिर जब सही बात। नींद पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे उतना बढ़िया नहीं जा सकता, उतना एनर्जी से नहीं जा सकता है। तो ये वाकई प्रॉब्लम भी है। और इसके रीजन्स यदि हमें पता चल जाए, कोई भी चीज के रीजन पता चल जाए, तो सॉल्यूशन भी हम ढूंढ लेते हैं फिर उस चीज का। मेन है उसके नॉलेज, वो हमें पूरा नहीं है। और हम वो किसी और चीज को ही ब्लेम करते रहते हैं, भाई इस वजह से नहीं आई, उस वजह से नहीं आई। असल कारण हमारे अंदर मौजूद है। हमारे अंदर के कारण हमें पता लग जाए तो हम सोल्व भी कर लेंगे उनको। तो सॉल्यूशन के बाद वो प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगी। रेणुका जी नमस्ते। तो आज हमने टॉपिक जी सॉरी, मैं लिया लेट है, हो गई आज। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अभी हम स्लीप, हम्म। नींद की समस्या पर आज चर्चा करने वाले हैं। और ये जो समस्या है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैलती जा रही है आजकल, बड़े बड़ों में नहीं, छोटों में, बच्चों में भी फैलती जा रही है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। पूरा जितना भी हम कर सकेंगे उतनी डिटेल में करेंगे। बाकी तो लिमिट तो है नहीं किसी चीज की कितना डीप में जाएंगे, कितना डीप में जाएंगे, तो तब जा करके सारी बातें हमें क्लियर होती हैं और उसको हम अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं। अच्छा, आप में से बताओ किस किस को नींद सही नहीं आती, हाथ खड़े करो जरा। तो हुई। किस किस को नहीं आती नींद ढंग से? तो नहीं आती। तो इनको नहीं आती, अमिता को तो आती है, अमिता तो ठीक है फिर। मुझे तो कुछ ज्यादा मुझे ही बहुत आती है। प्रॉब्लम थी। और किसको अब आती है? नहीं है। मुझे तो कुछ ज्यादा ही आती है। तुझे भी ज्यादा आती है, अच्छा। बाकी सब ठीक है। मैम आजकल उड़ी हुई है एक्चुअली, रात को ना थोड़ा काम के प्रेशर में, लेकिन आती है तो बहुत अच्छी आ आती है। जाती है नींद, नींद की प्रॉब्लम नहीं है, नींद की है। प्रॉब्लम नहीं है, बस जैसे दो ठीक है। तीन घंटे के बाद आ हाँ, जाती है और कईयों को ढंग ये से है ना, आती एक बार है। नींद उड़ जाए तो सारी रात बस ये सोचते रहते कब आएगी कब आएगी, वो नहीं, चीज, वो नहीं है, वो वो प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं है। है मेरे साथ में। और उसके उसके कुछ रीजंस हैं, तो हमें एनएलपी में समझना सारा कुछ है। क्योंकि ये सब भी ब्रेन से रिलेटेड बातें हैं, तो समझेंगे हम इस चीज को भी कि नींद जो है वो क्यों उड़ती है, क्यों, उसके ना आने के क्या कारण है, कैसे उसको हम सोल्व करें, प्रॉब्लम को, सारी बातें करेंगे। तो नींद को, मतलब जो अगर लाइटली ले रहे हो तो वो ठीक नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। पर एक बात बताओ, नींद कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं है ना? ज्यादा मुश्किल मुश्किल तो नहीं है, नहीं है। सोना ही तो है। नींद कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है मैम, क्यों नहीं है मुश्किल, ये बताओ। इसको नींद लेके तो आ अगर रही अगर है, थक गए हैं। अगर आती है तब तो मुश्किल नहीं है, अगर नहीं आती तब बड़ी मुश्किल है। नहीं आती उसके लिए तो देखो, मुश्किल। नींद में, हाँ। नींद लाने में कुछ काम सीखना तो नहीं ना, वो सोना ही है, सो जाओ बस। तो अगर कोई काम नया सीखना हो तब तो मुश्किल लगे, कोई कहे भी मुझे तो नई स्किल सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, तो भाई लगेगा भी, बड़ा काम है ये तो। लेकिन नींद में क्या सीखना? नींद तो सो जाओ, सो जाओ और आ जाएगी। सबसे आसान काम नींद है। और लेकिन फिर भी जो है इस नींद की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और वैसे दूसरी तरह से देखा जाए तो नींद खतरनाक भी है। नींद के ये पॉइंट्स हम देखें जरा। अगर कोई सो जाए, है तो मान लो सो गया, और कोई जानवर उसको नुकसान पहुंचा जाए, तो कोई कीड़ा मकोड़ा काट जाए तो नींद के बाद होश नहीं रहता, और उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई घर में चोर आ गए तो, यानी नींद के बाद कुछ भी हो जाए, क्या पता चलता है। आसान भी है, सो जाए तो खतरनाक भी है। और नेचर ने फिर भी स्लीप का पैटर्न बनाया, क्यों बनाया ये भी जानेंगे। और यानी हमारा जीवन का 1/3 जो टाइम है वो सोने में निकलता है। और भगवान ने ही, वो नेचर ने डिसाइड करके हमारे लिए भेजा हुआ है कि 1/3 टाइम तो हमने सोना ही है। हम्म। अब क्यों सोते हैं भाई हम? हमारा माइंड हमेशा रिस्क टू बेनिफिट रेशो में काम करता है। रिस्क ये है कि आप सो जाओगे तो आपका कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट क्या है? सो जाओगे तो दोबारा एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, सारे काम कर सकेंगे। तो सोना क्या है? एनर्जी को
रिचार्ज करना। अब किसी व्यक्ति का एक पैर खराब है तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई इसको तो काटना पड़ सकता है। तो आप क्या कहते हो, भाई बेशक काट दो लेकिन मैं जिंदा रह जाऊं। यानी हम एक नुकसान को सहन कर लेंगे लेकिन हाँ दूसरा कम से कम हमारी एनर्जी तो सेव हो जाए। हम उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए अपने सिक्योरिटी के इंतजाम करके सो जाएंगे, पर सोना जरूरी है ताकि हमें एनर्जी मिल जाए कुछ ना कुछ। और तो हम जो सीखने में भी जो भी मेहनत अब कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, रिस्क ले रहे हैं मेहनत का, ताकि बेनिफिट हो जाए, ताकि कुछ नॉलेज हो जाए। अगर हम इसको बिजनेस में ले जाना चाहें तो बिजनेस में भी यूज कर सकें, कोचिंग में यूज कर सकें, टीचिंग में यूज कर सकें, ये जो नॉलेज है इसको। इसीलिए तो हम काम करते हैं, आगे कुछ सीखते रहते हैं। अभी बहुत से लोग हैं जिम में जाके 2-2 घंटे 4-4 घंटे मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं इतना कुछ कष्ट उठा करके? यही चाहते हैं ना कि बॉडी अच्छी फिट मस्कुलर बन रहे। जाए, टोन बन जाए, हेल्दी बन जाए, इसीलिए करते हैं। तो रिस्क टू बेनिफिट हर बंदा जो है इसी रेशो में काम करता रहता है। ये हर चीज में लागू होता है। आप चाहे हेल्थ वाले मामले में देख लो, तो हम रिस्क उठाकर भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। रिलेशनशिप में देख लो, हम कई तरह की प्रॉब्लम उठा करके भी रिश्तों को बना के रखते हैं। और बिजनेस में, करियर में, इनर वेलबींग में, स्पिरिचुअलिटी में कुछ चीजों का त्याग करते हैं, कुछ को अपनाते हैं। तो इस तरह से हम हमेशा ही सारा जीवन इस तरह से चलते रहते हैं। और देखो, नींद आसान भी है, जरूरी भी है, और फिर भी 70% लोग इससे इफेक्टेड हैं, नींद की प्रॉब्लम से। स्लीप प्रॉब्लम मेन हो गई है आज के दिनों में। छोटे बच्चों को भी देखते हैं, वो भी रात के 11-11 12 बजे तक इतने एनर्जेटिक घूमते रहेंगे, नींद आसपास ही नहीं होती है। हम सोचते भी क्या हो गया भाई, ऐसा क्या, रात के 11 बज रहे, 12 बज रहे, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? वो बिल्कुल खेलते रहते हैं मजे से। तो ये भी हो रहा है आजकल, देखो। तो ये नींद की कमी के कई कारण हैं, उन पे चर्चा करते हैं। आप जानते भी हो, हम डिस्कस करके इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, पहला इसका रीजन आप लिखें, ओवर थिंकिंग। जैसे सविता जी कह रहे थे ना, ओवर थिंकिंग हो जाती है। सबसे ओवर बड़ी बात। थिंकिंग एंड स्ट्रेस, दो बातें देख लो। स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग, दो चीजें हैं। जब हमारा मन लगातार सोचता रहता है तो वो कभी आराम करता ही नहीं। ठीक उसी तरह से इस कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम यदि एक साथ चलते रहें, हमने कई कई टैब खोल ली, यहाँ पे कई विंडो खोल लें, तो स्क्रीन बंद करने के बाद भी तो कई बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, क्योंकि हमने उनको सारों को क्लोज ही नहीं किया। तो सारी चल रही है, सारी बैटरी को भी खा रही है। इसी तरह से दिमाग भी हमारे बैकग्राउंड में काम करता रहता है, नींद ही नहीं आने देता। बैकग्राउंड में बहुत सारे तो चलते रहते हैं, चाहते भी हम सो जाएं लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, वो टैब तो क्लोज ही नहीं किया हमने। तो दिमाग जो है ऐसा, एक ऐसा पंखा है जिसको बंद भी करना चाहे ना तो भी ये घूमता ही रहता है। जैसे पंखे को स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ देर और घूमता है थोड़ा सा। तो ये चीज है। तो बार बार इसको चाहते हैं कि भी हाँ ये रुक जाए, लेकिन ये नहीं रुकता। हम दिन भर सोचते रहते हैं कि भी दिमाग हमारा दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और रात को बंद करना चाहे तो भी ये थोड़ी देर और चलता रहता है, और यदि उस पर ध्यान दे दिया तो फिर ये बंद ही नहीं होता है। तो ये ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस इसका मेन रीजन हो जाता है कि हम सोचते रहते हैं हमेशा ही। हैबिट ऑफ कंटिन्यूस थिंकिंग बनी हुई है, हमारी इनर्सिया बना हुआ है, और इसीलिए ये नींद में दिक्कत आती है। दूसरा रीजन इसका है इमोशनल इम्बैलेंस। इमोशनल इम्बैलेंस, भावनात्मक रूप से हम इम्बैलेंस्ड रहते हैं। जैसे गुस्सा आ गया, डर हो गया, कई भावनाएं ऐसी जो हमें इम्बैलेंस कर देती हैं। गुस्सा, डर, चिंता, उदासी, ये नर्वस सिस्टम को हमेशा ही एक्टिव मोड में रखती हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम इसी भाव में ज्यादा देर तक ऑन रहता है। और जैसे कि कार का जो एक्सीलेटर है, लगातार अगर दबाए रखें, ब्रेक ही ना मारे, तो फिर वो चलती रहेगी चलती रहेगी। तो इसी तरीके से हमने अपने माइंड को ना इन भावनाओं के अंदर इस तरह से दबा के चलाया हुआ होता है, तो ब्रेक लगता ही नहीं है फिर। जब तक इनका संतुलन नहीं होगा, ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, रेस्ट मोड में नहीं जाएगा। तो जैसे तूफान में समुद्र में लहरें शांत नहीं होती ना, वैसे ही हमारा जो भावनात्मक तूफान है वो हमारे ब्रेन को शांत नहीं होने देता है। तीसरा कारण,
पुअर स्लीप हाइजीन, नींद में स्वच्छता की कमी। जैसे हम जो है ना, इरेगुलर सोने जागने का टाइम है हमारा, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी डिस्टर्ब है। सोने से पहले हम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ब्राइट स्क्रीन इत्यादि को जो है हम नहीं ध्यान कर रहे, नहीं परवाह कर रहे हैं, तो हमारा जो सोने का जो हाइजेनिक सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। और फिर दूसरी बात, वातावरण में मान लो कोई डिस्टरबेंस है, शोर है, लाइट है, या सफाई नहीं है, बदबू आ रही है कहीं ना कहीं से, तो भी नींद नहीं आएगी, दिमाग को फिर रेस्ट नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से ये भी एक कारण हो जाता है कई बार कि हमारे जो स्लीप हाइजीन चाहिए वो नहीं मिल पाता हम लोगों को, तो भी नींद डिस्टर्ब होती है। चौथी बात, इसका रीजन हम लिखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन हार्मोन की जो कमी हो जाती है। अब नींद के लिए आप सब जानते हो मेलाटोनिन हार्मोन चाहिए, और मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में नेचुरल स्लीप स्विच है ये। और ये कब पैदा होता है? ठंडक में और अंधेरे में, दो बातें मिलती हैं तब ये जाके बनना शुरू हो जाता है। तो आर्टिफिशियल लाइट, स्ट्रेस, इरेगुलर लाइफस्टाइल इस स्विच को कभी ऑन ही नहीं होने देती। ऐसा लगता रहता है कि दिन है, अभी तो ब्रेन का सोचने का काम चल रहा है। तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होता, ये नहीं होता तो नींद नहीं आती है। जब ये हार्मोन कम होता है तो दिमाग को नींद का सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे घड़ी में अलार्म तो सेट किया, लेकिन घड़ी की बैटरी खत्म हो गई तो अलार्म बजा ही नहीं। तो बैटरी तो हम और बातों में खत्म कर देते हैं अपने, तो ये हार्मोन हमारा रिलीज ही नहीं हो पाता, तो इस वजह से भी नींद नहीं आती। तो पांचवा इसका हम रीजन लिखें, डाइट एंड लाइफस्टाइल। अब हमारा डाइट पैटर्न भी कुछ गड़बड़ है। ज्यादा कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक ये भी नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव करके रखते हैं। हेवी खाना भी होगा मैम रात में। लेट खाना भी लेट खाना भी बहुत जबरदस्त इसका रीजन है, क्योंकि खाने के बाद हमारी बहुत सारी एनर्जी खाने को पचाने में लगती है। तो जब तक वो एनर्जी खाने को पचाने में एक्टिव हुई पड़ी है हमारी तरफ, तो वो उधर रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, एनर्जी हमारी उधर हो रही है, तो हम नहीं सो पाते, मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होता। तो रात को हैवी मील का जो सिस्टम है वो भी नहीं ठीक है, शरीर को आराम नहीं मिलता उससे भी, शरीर बेचैन रहता है बल्कि, क्योंकि सोने की कोशिश करते हैं, उधर से भोजन नहीं पचा हुआ है तो नहीं नींद आती है। तो लेट लैक, भी नहीं, हाँ जी, लेट ईटिंग भी ठीक नहीं होता। हाँ लेट खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खाने से 3 घंटे, सोने से 3 घंटे पहले खा लिया ना, तो वो डाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्टिंग का है, यानी हमारी जो क्या कहते हैं जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, वो पचाने में लगी हुई है। तो उस दौरान नींद सोने की कोशिश करोगे, आएगी नहीं नींद। तो सबसे ज्यादा उसमें भी डिस्टरबेंस होती है। तो और एक कारण इसमें ये भी होगा, लाइफस्टाइल हमारा, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो बॉडी एनर्जी को कंज्यूम ही नहीं करती, इससे शरीर जो है हमेशा अलर्ट मोड में बना रहता है। तो ये भी एक कारण है। और नेक्स्ट कारण इसका है अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। एक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करते हैं हम माइंड के, हमेशा ही क्या, बार बार बोलते रहते हैं, सभी को बताएंगे, खुद तो सोचते ही नींद हैं नहीं सारे दिन। आती। क्या सोचते हैं? मुझे अब तो कहेंगे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। मुझे नींद नहीं आती। 10 आदमियों को और बता दिया मुझे नींद नहीं आती। अब 10 आदमी भी वही जाप कर रहे हैं, सविता जी को नींद नहीं आती, सविता जी को अब नहीं। वो प्रोग्रामिंग हो गई। मतलब यह है, मंत्र जाप स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए जो है वो उसका प्रभाव भी बन जाता है, अभी सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेता है, अभी सारे ही जाप कर रहे हैं तो सही है बात। तो वो सच झूठ को तो सबकॉन्शियस मानता नहीं, वो तो जाप को मानता है, जो आप जप कर रहे हो, जो आप बार बार बोल रहे हो, जो आप उसको मैसेज दे रहे हो, उसको सबकॉन्शियस 90% काम करता है, देख लो, सबकॉन्शियस 90% वाले दिमाग से कहलवा रहे हो बार बार कि नींद नहीं आती। तो ये भी ध्यान रखने की है, प्रोग्रामिंग क्या हो चुकी है। तो फिर ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, जैसे किसी खेत में बार बार वही बीज बोया जाए, वही पौधा उगे उगे तो उगता रहता है, और वो कई बार बिना बोए भी वो जड़ें जो है उगती रहती हैं। तो ऐसे ही जो अनिद्रा का बीज हम बोते हैं ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है फिर। नेक्स्ट इसका रीजन नोट करें, पास्ट मेमोरीज। अब जब हम बुजुर्ग होते जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो होता क्या है,
याद करते हैं हम पुरानी बातों को। मैं जब मैं ऐसे किया करती थी, मैं जब जवान थी तो मैं ऐसे करती थी, मैं इतनी तेज चला करती थी। मैंने कभी नहीं रिक्शा ऑटो रिक्शा करी और ना गाड़ी में बैठी। मैं तो तेज दौड़ के पहुंच जाती 10 मिनट में। है माँ, और एक एक प्रकार से उस पास्ट मेमोरीज के मेंटल ट्रैप में फंसे रहते हैं हमेशा पास्ट में, और मन ज्यादातर पास्ट में अटकता है, पास्ट में, और वर्तमान को स्वीकार नहीं करता फिर वो। तो इस वजह से भी हम सारा दिन अपने माइंड में कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। तो पुरानी जो याद है वो हमारे अंदर आज को भी बेकार ही करके रख देती है। कई बार हम पछतावा करते हैं, कई बार हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं आज से, अपने से। तो ये जो बेचैनी है ये हमेशा दिमाग को फिर अलर्ट मोड में रखती है, कि भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है तो हम अलर्ट हैं। नींद उड़ जाती है उससे। तो जैसे मान लो कोई पुराना फोटो एल्बम देखना शुरू करें, तो हम बार बार देखते रहते हैं ना उसको, ये देखो मैं कितनी सुंदर थी, कितनी जवान थी। अब मैं ठीक। अब ऐसी क्यों नहीं हूँ, है ना, ये चलता रहता है। तो नींद जो है ना, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये है आर्ट भी है, साइंस भी है। दिमाग, शरीर और हमारी भावनाएं तीनों का संतुलन जब होता है तो हम डीप रेस्टफुल स्लीप में जाते हैं। तीनों संतुलित होंगे तब जा करके। तो यहाँ हम पे हम्म। किसी बंदे को बड़े सालों बाद मिल लो ना, तो वो लोग भी नहीं वो करते, अरे तुम कैसी हो गई, हाँ, तुम तो बहुत अच्छी थी, क्या हो गया ये वो ना भी याद आ रहा हो तो भी याद आ जाता है। तभी आ मैम जाए। किसी का काम पेंडिंग रह गया और रात तक सोचते रह जाए, अरे काश ये थोड़ा सा टाइम और मिलता कंप्लीट कर लेते, तो किस में आ जाएगा, ये किस कैटेगरी में? थिंकिंग और स्ट्रेस पहले वाले उसमें ही आ हाँ, जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में ही आ जाएगा ये, फर्स्ट पॉइंट ठीक में है। ही आ रहा है ये तो मन को ये समझाना जरूरी है कि भाई जीवन के हर पड़ाव में अपनी सुंदरता है, जो पास्ट से चिपके रहते हैं ना। तो दोनों ही चाहे वो जवानी की उम्र है चाहे बुढ़ापे की, दोनों ही जीवन के लिए गिफ्ट हैं और वो आएंगे ही आएंगे। तो हम अपने वर्तमान को स्वीकार करें, ग्रेटिट्यूड में जिएं, तो नींद आ सकती है। अच्छा, अब थिंकिंग, अब आप ये ओवर थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो थिंकिंग में ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? एक बार सोचा ठीक है ना, कल कर लेंगे, यहीं हाँ, पे खत्म हो गई ये थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की तो डेफिनेशन क्या है? जैसे हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं वैसा नहीं हो रहा है, इसको सोच रहे हैं बार बार। तो ओवर थिंकिंग का मतलब कोई एक्शन ना लेना। देखो इनमें, इसको समझना है, एक तो थिंकिंग है, थिंकिंग तो ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग गलत है। ओवर थिंकिंग होती इसीलिए है कि जब हम सोचते सोचते हैं, ना तो एक्शन लेते, ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचते, ना ही प्रॉब्लम को सोल्व करते, और ज्यादा हम सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, चैलेंज के बारे में सोचते रहेंगे, एक्शन लेंगे नहीं। तो ये चीज ओवर थिंकिंग है। ओवर। या, या तो एक्शन ले लो, जो करना है कर डालो, नहीं करते और फिर सोचते हैं, वो ओवर थिंकिंग है और वो नुकसानदायी है। थिंकिंग इज ए गुड थिंग, प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे भाई लोगों को ठंड लगी तो हीटर की खोज हो गई, थिंकिंग था, वो सोचा कि भी कैसे इस ज्यादा ठंड में कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हीटर बनने लग गए, और माइक्रोवेव बना, उससे हमें कई चीजों में सुविधा हुई है। गर्मी लगता तो एसी बन गया। नई नई जो डिस्कवरी हुई है वो थिंकिंग से शुरू हुई है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमेशा नुकसानदायी है, ओवर थिंकिंग बिग प्रॉब्लम है, थिंकिंग गुड है। तो ओवर थिंकिंग ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं अपने आप में, ये एक सिम्टम है मेंटल हेल्थ कंडीशन का। ये खुद ही जनरेट किया हुआ हमारा। है तो जनरेट किया हुआ है हमारा, लेकिन ये भी कई बार मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये भी, ये हमारा कोई ना कोई, हमारी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है ना, जो हमारे टॉलरेंस पावर है या कुछ और न्यूरॉन्स की कुछ गड़बड़ है, तो उसकी वजह से फिर हम उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, और बार बार वही चीज बार बार आती रहती है, अननेसेसरी की चिंता, एक्सेसरी चिंता करते रहते हैं। तो इसमें एक होता है कि भाई ये जो कंडीशन ओवर थिंकिंग की है, इसमें एक तो डिप्रेशन इसका कारण हो जाता है, डिप्रेशन भी ओवर थिंकिंग की तरफ ही लेके जाता है। और एक होता है भी कोई पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। जो लोग, जिसने कोई ट्रॉमा फेस किया है लाइफ में किसी भी तरीके का, तो वो बहुत ज्यादा इसमें ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। फिर कोई ना कोई खतरे से वो गुजरे हैं, और बार बार वो ट्रबल का साइन उनके अंदर आता रहता है, ओवर थिंकिंग होती रहती है। अच्छा, एक दूसरा एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जो कि ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है, वो ओसीडी, आपने सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये भी तो ओवर थिंकिंग, वो वाले लोग भी तो ओवर थिंकिंग ही तो करते रहते हैं, और क्या है।
सोशल एंजाइटी उनसे पैदा हो जाती है फिर, और वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं। एक्सेसिव गिल्ट है या पुअर फोकस है, सोशल आइसोलेशन है, विड्रॉल है, ये ऐसी बातें हैं जिससे ओवर थिंकिंग होती है, जिनके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। तो कुछ फिजिकल इफेक्ट भी हैं ओवर थिंकिंग के। फिजिकल इफेक्ट क्या है ओवर थिंकिंग करने के, जो क्या क्या परिणाम निकलते हैं वो भी देख लो। हार्ट प्रॉब्लम होगी ओवर थिंकिंग से, आपका हार्ट के टिश्यूज जो हैं वो ओवर थिंकिंग से, बहुत ओवर थिंकिंग खतरे से बढ़ जाते हैं। हार्ट इश्यूज बढ़ते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम है, या आपका हार्ट फेल्योर है। स्ट्रेस फ्रॉम ओवर थिंकिंग कैन ऑल्सो वर्सन फैक्टर्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं फिर इससे। ओवर थिंकिंग कैन लीड टू डाइजेस्टिव इश्यूज, डायरिया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, स्टमक अल्सर्स हैं। और इससे क्या होगा, हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। और फिजिकल सिम्टम और भी आते हैं, थकावट होगी, हेडेक होगा, मसल टेंशन होगी, और भूख सिकनेस, भूख में भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। या तो ओवर ईटिंग हो जाएगी या फिर भूख ही नहीं लगेगी, लेस एपेटाइट। कुछ भी हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग वही है, सोच रहे हो छोड़ रहे हो, सोच रहे हो छोड़ रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, ये ओवर थिंकिंग है। पास्ट के बारे में होती है या फ्यूचर के बारे में होती है, यानी या तो हम रूमिनेशन करते हैं या सिमुलेशन करते हैं। तो जब हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते, सोचते हैं सिर्फ, एक्शन लेते नहीं है। तो सोचना है, एक्शन लेना है, बस ये अपने दिमाग में बिठाओ कि हमने खाली सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। तो ओवर थिंकिंग को डील करने का भी तरीका है। ओवर थिंकिंग को हम कैसे उसको मैनेज भी कर सकते हैं। देखो, ये समझना है सभी ने अच्छे से कि दो चीजें हैं हमारे पास। दो चीजें क्या है, एक तो है सर्कल ऑफ कंट्रोल, एक होता है वो चीजें जो नॉट इन सर्कल ऑफ कंट्रोल। दो बातें हैं। इन सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है, आपकी जो, आप अभी भी नोट कर सकते हो ये बात, अभी नोटबुक है आपके पास, 5 बातें आप ऐसी लिखो जो आपके कंट्रोल में हैं। आप लिखो 5 बातें, और 5 बातें ऐसी लिखो जो आपके कंट्रोल में है नहीं, सिर्फ आप सोचते सोचते हो। किसी भी क्राइटेरिया में। हाँ हाँ, किसी में लिखो आप, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, इनर वेलबींग, या अदर थिंग्स, कुछ भी, समाज की हो, घर की हो, कोई भी हो। 5 प्रॉब्लम ऐसी लिखो जो आपके कंट्रोल में है, और आप उन पर एक्शन लेते हो और वो आपके कंट्रोल में हो जाती है, काम ठीक हो जाता है सारा, सोचना नहीं पड़ता है। और 5 बातें ऐसी लिख लो जो आपके कंट्रोल में है नहीं। फिर बताओ मुझे क्या क्या लिखा आपने। हम्म हम्म। तो जो कंट्रोल में है वो तो कर ही लेते हो, ठीक आप। हम्म। तो सारी जो डेली की काम है वो कंट्रोल में दिल्ली ही के है। काम कंट्रोल में है, हम्म। ठीक है ना। डेली के काम कंट्रोल में है, आपकी अपनी अपना रूटीन आपके कंट्रोल में है, हम्म। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हम खुद कर सकते वो हैं। कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, आपके घर के कार्यों का मैनेजमेंट, ये आप कर सकते हो। अच्छा, जो कंट्रोल में नहीं है वो क्या है। किसी दूसरे का बिहेवियर, वो कैसे बिहेव हाँ, कर रहा है वो दूसरे हमारे का बस में बिहेवियर नहीं। नहीं है कंट्रोल में, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि है, अपना सोचने का तरीका, अपना कार्य करने का तरीका है, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। आप जितना मर्जी समझा लो, वो फिर भी नहीं मानने वाले। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब हाँ, जैसे जो हो गया वो हो गया। अचानक कोई बीमारी आ गई, कोरोना जैसी चीज आ गई थी जो, हम्म। वो किसी के बस में नहीं थी। हम्म। और अब इसके बारे में सोच के कई लोग तो आए रहे, हम तो बर्बाद ही हो गए, लॉकडाउन हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। मतलब लोग इसमें डिप्रेशन में भी आए, लोग लोग जान से भी गए हैं। कितनी भारी विपत्ति थी एक प्रकार से देश के ऊपर। तो इसमें ये कंट्रोल में नहीं थी ना। अब उस समय जो भी हुआ, सबको अपने अपने तरीके से फेस करना पड़ा, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से सबने फेस किया। कोई इसमें लाभ कमा गया तो कोई बहुत ज्यादा लॉस में भी चला गया, घर में भी बैठना पड़ा मजबूरी में घर लोगों भी को। बर्बाद हुए हैं जी लोगों के। हमारे घरों में ही 5-7 डेथ तो मेरे घरों में हुई है। सबके यहाँ मैम, सबके रिश्तेदारियों सभी के रिश्तेदारी में, सभी के घर में कोई न कोई उस बीमारी से गया, तो वो कंट्रोल में नहीं है हमारे भाई, कितना ही सोच लो, कितना ही रो लो उस चीज को, तो हम, तो उस चीज को सोचने बिजनेस का, बिजनेस भी इफेक्ट हाँ, करे वो भी। बहुत ज्यादा। ऑफिस नहीं जा सकते थे। हाँ,
तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं है ना, उनका हम क्या कर सकते हैं? देखो, उसको हम थोड़ा सोल्यूशन हम ओवर थिंकिंग का निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, जिस जो फेस करता है उसी के दिल को पूछे पता चलता है, ये बात तो एक तरफ है ये बात। दूसरा, हम क्योंकि अब इस समय स्लीप प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कैसे इससे पार पा सकते हैं? क्या करें जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं? दूसरे का बिहेवियर, अचानक आई बीमारी, अचानक आई विपत्ति, जैसे बाढ़ आ रही है, कुछ आ रहा है, प्राकृतिक विपत्ति आ रही है, कहाँ अपने कंट्रोल में है? या अचानक कोई घर में कोई एकदम ट्रोमा आ जाता है, जो हम जिम्मेदार भी नहीं है उसमें लिए, लेकिन वो आ गया, कंट्रोल में नहीं है। किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, और कोई समझाने से भी नहीं समझ रहा, हमारे कंट्रोल में वो भी नहीं है। तो उस वक्त क्या करेंगे? किसी ने हमें धोखा दे दिया, हमारी ना गलती होते हुए भी, तो ये भी हमारे उसमें नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये, और भी कोई बात है तो बताओ, और कोई चीज ऐसी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहो, वो भी हाँ, हमारे बस का नहीं बिल्कुल भी नहीं है। है। फ्यूचर तो क्या, पास्ट भी जो बीत गया वो भी हमारे बस का नहीं है। जो बीत गया बीत गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। भगवान भी आ जाए ना, तो भी पास्ट चेंज नहीं होता। तो भी नहीं हो सकता, चाहे नहीं। गलती होगी तो भी, किसी और ने हमारे लिए कर दी तो भी, अब तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। चेंज होगा वो। हम उसको कैरी ऑन कर करके सिर के ऊपर बोझ लाद के बेशक चलते रहें, लेकिन वो नहीं बदल सकता। तो ये चीजें जो भी हो गया, तो उसको हम ये कर सकते हैं, डी क्लटर कर सकते हैं उसको हम। अ, खत्म करने के लिए कुछ प्रोसेस है, वो कर सकते हैं। जैसे एक मूवी देखी होगी आपने, जब वी मेट, एक मूवी थी, हाँ देखी थी। उसमें एक सीन आता है, वो जो करीना हाँ, कपूर है, वो क्या कहती है? वाली आंटी, और वो फाड़ के जला के फेंक दे, फ्लश कर दे। जला दो और फ्लश कर दो, और उसको गालियां बक के अपने मन से निकाल दो। तो वो सीन मेरे को बड़ा याद आता है, क्योंकि कमाल किया उसने भी। और हल्के हो जाओ बस। तो उसने रफ पेज पे लिखा, जला दिया सारा, तो वो एकदम से क्या होता है, डिक्लटर हो जाता है। अभी हमने अपने तरफ निकाल दिया, मेरी बुद्धि में उस बात के लिए जगह नहीं है अब, तो उसने उसको निकाल दिया। तो डिक्लटर तकनीक है ये एक प्रकार से। तो जो सर्कल ऑफ कंट्रोल में जो चीजें हैं, उन पे एक्शन ले लो, ताकि रिजल्ट आए, रिजल्ट आपको आगे बढ़ाएगा। तो मैम एक सेकंड, मैं जरा सा, एक बार बार फोन आ रहा, थोड़ा मैसेज दे देती हूँ, मैं सुन रही हूँ आपकी बात ठीक वैसे। है, ठीक है। हाँ, तो अब ये बताइए कि कितने आप में से कौन कौन समझता है कि स्लीप की क्वालिटी और बेटर होनी चाहिए? दुनिया के सबसे आसान काम में से है स्लीपिंग, तो और बेटर होनी चाहिए ना, हम्म। है ना? स्लीप की क्वालिटी खूब सुंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारा दिन के सारे एक्शंस अच्छे हो सके। तो इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए। टेक्निक, कोई टेक्निक भी नहीं चाहिए, सिर्फ टैलेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज मिल गया ना, तो हम अपने आप इस पे कर लेंगे इसको ठीक। जिंदगी का 30% टाइम जो हमारे सोने के लिए निश्चित हुआ है, तो ये भी समझना है कि इतना बड़ा टाइम नेचर ने क्यों रखा है, फिर भी लोग सो नहीं पाते। तो फिर क्या उसका रिजल्ट होता है, ये देखो। तो ना सोने का रिजल्ट कितना कितना भुगतना पड़ता है। नींद की जो डेफिशिएंसी है, उसके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स हमारी लाइफ पे पड़ते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, और बिहेवियरल भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। नींद जो है हमारे शरीर और हमारे माइंड के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जितनी हवा, पानी, भोजन ये जरूरी है। हाँ। लेकिन आजकल बहुत से लोग इस स्लीप डेफिशिएंसी से, इंसोम्निया से परेशान हैं, और एनएलपी की मदद से हम नींद को बेहतर बना सकते हैं। तो नींद को बेहतर बनाने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उनको रेस्ट कैसे मिले। वो बहुत सारे हैं टेक्निक्स, आप देखोगे आगे आगे इस हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं सारी चीजों को, कि डेफिशिएंसी से क्या नुकसान है, पहले इसको समझें। जिसको भी नींद की प्रॉब्लम है, वो इस बात को अच्छे से समझे, भाई इतने नुकसान तुम करते जा रहे हो अपने। फ्रस्ट्रेशन होगा सबसे बड़ा तुम्हें। बिल्कुल होगा जी। अग्रेशन, अब एक एक फ्रस्ट्रेशन। करके देखते हैं, फिजिकल क्या इम्पेक्ट होगा, देखना जरा। फिजिकल बॉडी पे क्या इम्पेक्ट होगा इस चीज का? हमारा थकान और कमजोरी रहेगी, पहली बात, डार्क सर्कल। है ना? अगले अगले दिन आप फ्रेश नहीं फील करोगे, फ्रेश फील करोगे, एनर्जी। थकान फील करोगे, डल कमजोर डल। फील करोगे। दूसरा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है बुरी तरह से, इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो जाती है। और मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ जाती है, डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, सारा ही तो गड़बड़ हो जाता है इससे। और मानसिक क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी, हम क्योंकि नींद जब होती है तो कहाँ कंसंट्रेट कर पाते हैं। और चिड़चिड़ाहट आ जाती
चिड़चिड़ाहट आएगी, बिल्कुल चिड़चिड़ाहट आएगी, गुस्सा आएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी हमारी, याद करेंगे चीज को याद ही नहीं आएगा कुछ भी। कोई कुछ कह दे, हाँ भाई ठीक है कर ले। अब यदि कोई जॉब में जा रहा है ना, और वहां पे बॉस है, मान लो कोई, वो कहीं पे कोई काम की जिम्मेवारी वाला पद पे कोई बैठा है, और उसको कोई फैसला लेना वहां पे जाके, और वो उसकी नींद पूरी हुई नहीं उस दिन, वहां अगर वो जाता है तो डिसीजन लेने में कितनी दिक्कत आएगी आप देखो। सही बात। उसका जो भी जो सबॉर्डिनेट है उनमें से कोई पूछ लेगा, जी सर ये काम करना था, अच्छा हाँ भाई कर लो कर लो, मतलब वो बिना ही सोचे उनको अनुमति दे सकता है, क्योंकि वो खुद रेस्टलेस है यहाँ से, और नहीं डिसीजन ले पा रहा, मेंटल रूप से परेशान है। बिहेवियर में क्या चेंज आ जाएगा, देखो जरा बिहेवियर में, यही बात डिसीजन, एक तो डिसीजन वाली बात आती है, फिर एक डिप्रेशन है, तनाव है उसे, और चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये सारा बिहेवियर आर्ग्यूमेंटेटिव। उसमें भी दिखाई देगा। अच्छा, ये तो हो गया मोटी मोटी प्रॉब्लम जो दिखती है हमें। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम भी बहुत खड़ी होती हैं, नींद के ना आने से कितनी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में पैदा हो जाती हैं, वो भी देखते हैं। तो जैसे इम्यून सिस्टम का डिस्टरबेंस है, नींद हमारे क्या करता है, न्यूरल रिपेयर टाइम है, हमारे न्यूरॉन्स का, हमारे सेल्स का रिपेयर टाइम होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम है साइटोकिन्स, ये इस नाम का प्रोटीन रिलीज होता है जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन से लड़ता है। देखो है, और वो फिर कैसे, जब हम नहीं सोएंगे तो वो नहीं रिलीज होगा। नींद की कमी से साइटोकाइंस का प्रोडक्शन घट जाता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो मेन ये रीजन है इम्यून कमजोर होने का, और नतीजा ये है कि हम बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन के उस प्रभाव में आ जाते हैं, एलर्जी जल्दी पकड़ लेते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह जल्दी हो जाता है। तो नींद जो है इम्यून सिस्टम के लिए एक रिचार्ज बटन है, बिना रिचार्ज के बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, जल्दी ही फिर वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए इस रिचार्ज बटन को पूरा बना के रखना है, ठीक। दूसरा बात, साइंटिफिक रीजन हम समझे ना, हार्मोनल सिस्टम वाली बातों को समझ करके, कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीशन। अब ये कोर्टिसोल जो हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, इसका ये इम्बैलेंस हो जाता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है और ये बढ़ता है तो फिर ये अ, बंदे को सुस्त करता है, और फिर नींद की तरफ हम चल पड़ते हैं। दिन में ये एक्टिव रहता है, दिन में क्योंकि हमें एक्टिव रहना है, तो ये हार्मोन हमें एक्टिव रखने का काम करता है। शाम तक आते आते ये हार्मोन कम हो जाता है और फिर हम सोने की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये इम्बेलेंस हो गया, आपका ब्रेन ही तो आपका फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस है, और ब्रेन ही फाउंटेन ऑफ सैडनेस है। आपके वहां जो फाउंटेन है उससे जब अमृत निकल सकते हो तो जहर भी निकल सकता है, ये जो फाउंटेन हमारे न्यूरॉन्स में है, ये अमृत और जहर आप हमारे ही माइंड से निकलता है, हमें ही प्रभावित करता है। अगर आपका कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा तो आप हमेशा अनरिसोर्सफुल फील करेंगे, यदि हमेशा रिलीज होता रहा तो ये आप अपने इंटरनल प्रॉपर्टी को छोड़ करके चिड़चिड़े हो जाओगे फिर, और सुबह कोई भी बोलेगा तो फिर चिड़चिड़ेपन में ही बात होएगी फिर। और अगर 2-3 दिन ऐसा हो गया तो किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कार्टिसोल हार्मोन बना हुआ है, और और ये फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उनके तो मूड स्विंग होते हैं फिर, बॉडी में ये हार्मोनल चेंज वैसे भी बहुत ज्यादा होता है लेडीज में, और ये अगर होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है। और सामान्य नींद में कोर्टिसोल का लेवल हमेशा नेचुरल होता है ताकि बॉडी रिलैक्स रहे। अगर नींद नहीं आती तो ये हाई हो जाता है फिर। हाई कोर्टिसोल हमेशा जो है तनाव पैदा करेगा, एंजाइटी पैदा करेगा, हाई बीपी हो सकता है, डायबिटीज का खतरा हो सकता है। तो ये इस तरह से हमारे कोर्टिसोल को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ये ना नींद आना। तीसरी बात हम देखेंगे, माइंड बिकम्स क्लटर्ड, माइंड में बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है सारी। नींद जो है मेमोरी कंसोलिडेशन और न्यूरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। न्यूरल डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं वो रात को रिलीज हो जाते हैं,
मेमोरी उसमें बढ़ती है, और सोते समय मस्तिष्क का एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, वो काम करता है, तो वो सफाई का काम करता है। नींद की कमी से क्या होता है, ब्रेन में वेस्ट जमा होने लगता है। फिर अब वेस्ट जमा होगा तो फिर धुंधलापन ही रहेगा ना, कंसंट्रेशन भी नहीं आएगी, मेमोरी भी लॉस होएगी, डिसीजन भी नहीं ठीक होगा, और हर वक्त कंफ्यूजन रहेगा। फिर तो जैसे कमरे की सफाई ना हो तो फिर क्या होगा, कचरा इकट्ठा हो जाएगा। वैसे ठीक सेम वे, नींद ना आने से दिमाग में भी कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो ये नुकसान है इस चीज के। चौथा इसका नुकसान है वेट गेन, है ना। ये फिजिकल में हमने देख लिया था। एक बायोकेमिकल डिस्टरबेंस होती है बहुत ज्यादा नींद के न आने से। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन है, और एसिटाइल कोलाइन, ये जो है ये बैलेंस रहते हैं जब नींद आए तो, नहीं तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। नींद की कमी से सेरोटोनिन कम हो जाता है, मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेशन होता है, डोपामाइन इम्बैलेंस होता है, मोटिवेशन कम हो गया, तो एंजाइटी बढ़ती है फिर उससे। तो ये केमिकल डिस्टरबेंस ना सिर्फ मूड बल्कि पूरे शरीर की जो भी हमारी कार्य प्रणाली है सारी असंतुलित हो जाती है। तो हम इसको भी एक ऐसे समझें कि शरीर क्या है, एक ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा में जैसे सारे वाद्य यंत्र बजते हैं तब जाके म्यूजिक निकलता है ना, तो ऐसे ही हर वाद्य यंत्र को ट्यून करना पड़ता है, नहीं तो संगीत बिगड़ जाता है। नींद की कमी से भी हमारे शरीर की ट्यूनिंग बिगड़ जाती है सारी, सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। जो जो हार्मोन का जो रोल है वो हो ही नहीं पा रहा है, तो वो कितना ज्यादा नुकसान करेगा देखो। अब ये सारे हार्मोन्स को भी जब हम स्टडी करेंगे ना, तो ये भी बहुत हमें समझ में आएगा। स्लीप इज द नेचुरल रेगुलेटर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, सबसे ज्यादा जरूरी है ये। और फिर उसके बाद आता है बर्नआउट स्टेट। अब नींद नहीं आएगी तो फिर हम क्या होगा, बर्नआउट स्टेट आ जाएगी, थकान टूटन की स्थिति, लगातार बॉडी जो है एनर्जी डिप्लीट, सिम्टम ये रहेंगे वही, इरिटेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, और मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सारे के सारे शुरू हो जाएंगे। तो नींद जो है केवल ये नहीं है भी आराम की बात है, ये हीलिंग, रिपेयर और रेगुलेशन की प्रक्रिया है। अगर हम नींद को इग्नोर करते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, इम्यून सिस्टम की, हार्मोन्स की, मेटाबॉलिज्म की, ब्रेन डिस्फंक्शन की, सब आ जाएंगी। और स्लीप डेफिशिएंसी एक प्रकार से हम कहें साइलेंट स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे जीवनी शक्ति को खा रहा है ये। तो इसको अच्छे से समझना है। अच्छा, इससे और भी कई प्रॉब्लम होती हैं। और भी प्रॉब्लम जैसे हम देखें, स्लो रिएक्शन टाइम। अगर रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा तो हम कोई भी काम करेंगे तो वो टाइम पे हो ही नहीं पाएगा। इवन इतना तक भी देखा है, कोई चीज पकड़े ना वो बंदा तो वो भी हाथ से छूट जाती है, इतना, क्योंकि बॉडी की जो मसल्स हैं, बॉडी का जो सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा बॉडी का सिस्टम, वो सारा काम ही नहीं करता टाइम पे, तो हाथ से चीज भी छूटती रहती है, ये भी एक हो जाता है। और थिंकिंग प्रोसेस तो स्लो हो ही जाता है, जिसको बुद्धू बोलते हैं ना, वो वाली कंडीशन आ जाती है। लोग फिर कहना ये तो बुद्धू, जिसको इसको नहीं समझ में आएगा, ये बना दिया नींद ने उसको। तो ये कंडीशन आती है ब्रेन में भी। तो जो हमारा कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, हम जल्दी से समझ नहीं पाते चीजों को, बिल्कुल ऐसे बावले से होके बैठे रहते हैं। बैड डिसीजन, डिसीजन की बात आती है, डिसीजन भी अच्छा नहीं ले पाएंगे वो लोग। और मेमोरी, मेमोरी लॉस है, हायर इरिटेबिलिटी है, बहुत जल्दी इरिटेशन होता है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। जिसको नींद नहीं आएगी ना वो ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें करते रहते हैं। मेमोरी जो है वो अच्छी रहेगी नहीं, हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का जो फंक्शन है वो वीक हो जाएगा, मेमोरी को कैरी नहीं कर पाएगा। तो बुद्धि जो है वो हमारी सही ढंग से काम करना बंद कर देती है, हम सुनने से हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से हाल होता है। एक और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है लो लिबिडो।
लो लिबिडो क्या है, अगर स्लीप डेफिशिएंसी है तो ये डायरेक्टली हमारे इफेक्ट करता है हमारे इंटीमेसी को, सेक्स की जो लाइफ है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। लो लिबिडो उन्हीं को हो जाता है जो नींद की बीमारी से ग्रस्त हैं। जितना भी रिलेशनशिप इशू देखेंगे आप, तो ये उसमें सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई स्लीप डिप्राइव्ड है तो उसका लो लिबिडो होने का चांस भी बहुत ज्यादा है। तो ये इससे इफेक्ट हुए, रीजंस देखे हमने, इसके इफेक्ट देखे। और तो फिर इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़े इसके नुकसान हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत जरूरी है ना। फिर तो बिल्कुल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कितने नुकसान हैं इसके, सारी तरह से हमारी लाइफ को ना बिल्कुल खराब करके छोड़ देगा ये नींद की प्रॉब्लम। तो इसको हम अब सॉल्यूशन पार्ट पे चलें तो हम क्या देखेंगे। दो ड्राइव होते हैं, हंगर ड्राइव और स्लीप ड्राइव। अब ये भी हमारे सारे हार्मोन से जुड़ी हैं सारी चीजें। तो पहले हंगर ड्राइव को समझे, हंगर ड्राइव क्या है, फिर स्लीप ड्राइव को समझेंगे। तो हंगर ड्राइव में भूख लगना, यानी भूख लग रही है, तो वो हो गया हंगर ड्राइव। हंगर ड्राइव, तो इसमें क्या होता है, जब हंगर ड्राइव होता है तो पेट सिकुड़ना, कई बार पेट में थोड़ा दर्द भी होना, या फिर सिर में दर्द हो जाना, यानी भूख जब लगती है तो कोई ना कोई बॉडी में सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो इट मीन्स कोई ना कोई ये हंगर ड्राइव है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि अ, एक दो हार्मोन्स हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन हार्मोन ऐसा है जो हमें ये फील कराता है कि अब पेट भर गया है, भूख रोकने वाला हार्मोन है ये। ओके। सेटाइटी हार्मोन, तृप्ति का हार्मोन है ये। जैसे पेट भर गया तो उसका हार्मोन है लेप्टाइन। तो ये बनता मुख्य रूप से कहाँ से बनता है, ये बनता है फैट सेल्स से बनता है। और इसका फंक्शन है अपने हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजना कि शरीर में अब एनर्जी पर्याप्त हो गई है और अब नहीं खाना है। तो इसको सेटाइटी हार्मोन कहते हैं, फुलनेस हार्मोन कहते हैं इसको। तो जब ये जिसको ओबेसिटी हो जाती है ना, तो ये हार्मोन कई बार लेप्टाइन हार्मोन रेसिस्टेंस हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो ज्यादा खाता है फिर वीक भी हो जाता हूँ। उसमें ये हार्मोन नहीं बनता, तो वो जल्दी से उसको मैसेज ही नहीं मिलता कि तो पेट भर गया, फिर बार बार भूख लग जाती है उसको। दूसरा हार्मोन है ग्रेलिन, हंगर हार्मोन, भूख बढ़ाने वाला हार्मोन। तो ये बनता है गैस्ट्रिक सेल से। वो किससे बन रहा था हमारा, फैट फैट स्टोर से, है ना। वो बनता था हमारा फैट फैट वाले सेल से बनता था। और ये बनता है गैस्ट्रिक सेल से, स्टमक से, पेट से बनता है। तो ये हंगर बढ़ती है, इससे हमें भूख लगती है। तो दिमाग को सिग्नल भेजता है पेट खाली है। जब ये हार्मोन बनेगा तो मैसेज ये जाएगा, भूख बढ़ती है, खाने की क्रेविंग होती है एकदम से, कोई भी ट्रिगर एकदम से हम कैच करते हैं फिर उससे। तो हंगर हार्मोन हो गया ये। जब पेट खाली होता है तो ग्रेलिन लेवल बढ़ जाता है, भूख ज्यादा लगती है। खाने के बाद ग्रेलिन लेवल गिर जाता है। अब फिर दूसरा ये आ जाता है हमारा सेटाइटी हार्मोन आ जाता है, लेप्टिन। अब इन दोनों का बैलेंस, दोनों हार्मोन मिलकर भूख और तृप्ति, हंगर एंड एसेटाइटी का संतुलन बना के रखते हैं। लेप्टाइन भूख कम करता है, ग्रेलिन भूख को बढ़ाता है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए ना, तो क्या होगा फिर, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, मेटाबॉलिज्म इश्यूज, एनर्जी इम्बैलेंस, ये सारे के सारे तभी पैदा होते हैं जब ये दो हार्मोन हमारे ढंग से काम नहीं करते होते हैं। या अब तो भूख ही नहीं लगेगी। हाँ, या तो भूख ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, तो दोनों में ही नुकसान है। तो दोनों हार्मोन्स ये ठीक से काम करें तो हमारा ये हंगर ड्राइव ठीक चलता रहता है। और देखो इसमें नींद से क्यों जुड़े हैं ये दोनों, ये देखो, जब नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो ग्रेलिन बढ़ जाता है। नींद की कमी से जो ये भूख लगाने वाला हार्मोन है ना, ये बढ़ जाता है और लेप्टिन घट जाता है, ज्यादा भूख लगती है फिर। हाँ। ठीक है। एक और क्या होगा इससे, प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट भूख कम करता है और लेप्टिन सेंसिटिविटी सुधारता है। तो ये चीजें हमारी इम्बैलेंस हो जाती हैं सारी। तो रेगुलर एक्सरसाइज लेप्टिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। स्ट्रेस कंट्रोल यदि रहे हमारा, अगर नींद ठीक रहेगी तो स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा, इससे कार्टिसोल का इम्बैलेंस रहेगा,
तो लेप्टिन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में हम समझें इन चीज़ों को, तो काफ़ी हद तक हमारे हेल्थ के ऊपर हम सही काम कर सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा, स्लीप ड्राइव। स्लीप ड्राइव क्या है? स्लीप ड्राइव जब आता है तो क्या होगा, आंखें बंद होगी, है, सिर भारी होगा, ये स्लीप ड्राइव है। वे नींद के संकेत मिल रहे हैं, उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी, ऑक्सीजन जैसे एकदम से यूं लगेगा बहुत ज्यादा कम हो रही है, थके थके से फील होंगे। तो स्लीप ड्राइव कहाँ से स्टार्ट होता है? इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? उसको कहते हैं एडिनोसाइन। एडिनोसाइन इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये ब्रेन का एक रिसेप्टर है जो सेलुलर लेवल में है, और ये क्या काम करता है? आप जब काम करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो वहां पर एडिनोसाइन भरता रहता है। तो ज्यादा हार्डवर्क करते जाएंगे तो एडिनोसाइन भरता रहेगा। तो ये आप बोलता है कि भाई अब जो है बहुत भर गया, अब स्लीप ड्राइव क्रिएट कर देता है। फिर ये जब आप थक जाते हो तो नींद आती है, ज्यादा काम करते हो तो स्लीप आपकी, एडिनोसाइन जब ज्यादा हो जाता है तो रिसेप्टर आपको बोलता है कि अब सो जाओ। ये है फैक्टर इसका। लेकिन होता क्या है, अगर आप इस केस में एडिनोसिन का जो मॉलिक्यूल है वही मॉलिक्यूल कैफीन का भी है। यहाँ पे देखो, ये जो एडिक्शन आ जाती है ना, उसमें इस चीज को समझना जरूरी है। एडिनोसिन का जो मॉलिक्यूल है वो कैफीन का है, क्योंकि जब हम थकते हैं तो आंखें बंद होने लग जाएंगी, सिर भारी होने लग जाएगा, और हम नींद की तरफ चले जाएंगे। वहां पे यही मॉलिक्यूल कैफीन में है, कॉफी में, या जो भी ये ड्रिंक वगैरह कई तरह की हैं उनमें भी कैफीन होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब हमें ऐसा फील होता है ना, थकावट सी, सोने का सा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, कैफीन इनटेक कर लेते हैं, चाय कॉफी या कोई और चीज। तो कैफीन भर गया। अब कैफीन भर गया तो एडिनोसिन एडिनोसिन सीक्रेट नहीं होगा, क्यों कि उसकी जगह तो कैफीन ने ले ली। नींद उड़ जाती है। बस कैफीन की क्वालिटी बदल गई। जो ऑटोमेटिक, जो नेचुरल कैफीन हमारे अंदर आ गया था सोने के लिए, वो फिर बदल गया। तो यहाँ पे अगर हम कुछ और चीज ले लेंगे तो, कोई भी, मान लो कोई गाड़ी भी हम चला रहे हैं, उसमें हम पेट्रोल की जरूरत है, हम पानी को भर लें या कोई और चीज को भर लें, तो फिर वो फंक्शन जो है डिसफंक्शन हो ही जाएगा, बिल्कुल गलत इम्पैक्ट उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। जो एडिनोसिन आपको स्लीप ड्राइव को बढ़ाने के लिए लिया था, जब आपने उसके मॉलिक्यूल बदल दिए तो नेचुरल स्लीप ड्राइव खत्म हो गया। आपको नींद आ रही थी, नींद आनी बंद हो गई। तो जो लोग कॉफी पीते हैं या रेड बुल है या और कॉफीन का इंटेक किसी और माध्यम से कर रहे हैं, उनका स्लीप ड्राइव खत्म हो जाता है। तो आप लोगों में कितने लोगों ने नोटिस किया कि कॉफी पीने के बाद नींद नहीं आती? नहीं आती ना बहुत देर तक। चाय या कॉफी हम रात को ले लें, मान लो थके हुए हैं, हम बातें कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, हमने कॉफी पी लिया, तो एडिनोसिन को रिप्लेस कर देता है और नींद आनी बंद हो जाती है। तो एडिनोसिन है क्या है, इसको और अच्छे से समझना है हमने। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर प्लस में न्यूरोमोडुलेटर है। ये दोनों काम कर रहा है, न्यूरोमोडुलेटर और न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारी नींद, हमारी ऊर्जा, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज और हमारे जो सेल्स के जो कार्य हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है। एक ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इन्हीं का एक हिस्सा है। एडीपी और एएमपी ये साइंस में आती हैं टर्म्स। तो ये इन्हीं का हिस्सा है। जब हमारी सेल्स एनर्जी खर्च करती है तो एडिनोसाइन जमा होने लगता है। होता है ना, दिन भर काम करेंगे तो एडिनोसिन बढ़ता रहता है, तो वो जमा होने लगता है, और इससे शरीर का एनर्जी सिग्नल मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये हमारा फिर ये जो आर्टिफिशियल जो कैफीन वगैरह लेते हैं उससे ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से फिर नींद जो है वो खराब होती है। एडिनोसिन ब्रेन में दिन भर जो हमारी जो न्यूरोनल एक्टिविटी उसको स्लो करता है, जिससे थकान और नींद आने लगती है, जिससे हम धीरे धीरे फिर सोने की तरफ जाते हैं और फिर सो जाए, दिमाग तरोताजा हो जाता है।
तो ये हो गया हमारा नींद ड्राइव की हम बात कर रहे थे, नींद ड्राइव किससे होती है और किससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरी बात आती है स्लीप रिदम की। स्लीप रिदम फिर सॉल्यूशन पार्ट पे बाद में चलेंगे, पहले इनको समझ लें एक बार। स्लीप रिदम क्या है? स्लीप ड्राइव को तो हम रोक देते हैं इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से। स्लीप रिदम क्या है, इसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, सर्काडियन रिदम। ये शरीर के 24 घंटे की जो जैविक घड़ी है ना हमारी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमें बताती है कब सोना है, कब जागना है, कब शरीर को क्या काम करना है, कब काम के लिए तैयार होना है। तो ये हमारा एक रिदम है। स्लीप रिदम क्या है? ये शरीर की इंटरनल क्लॉक है, जो मस्तिष्क के जो भी ये जो एक्शंस हैं, जो भी हमारी जो प्रोसेस है, उसको नियंत्रित रखती है। मस्तिष्क को सिग्नल मिलता है नेचुरल जो लाइट है उससे। नेचुरल लाइट से हमें सोने का, जागने का सिग्नल मिलता है। इसी के आधार पर हमारे हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, ब्रेन एक्टिविटीज को, मेलाटोनिन को, कोर्टिसोल को रेगुलेट करते हैं। और नींद की जो दो दो मुख्य प्रक्रियाएं जो वो क्या है, सर्काडियन रिदम और स्लीप प्रेशर। सर्काडियन रिदम क्या है? दिन में लाइट है, मेलाटोनिन कम है, अलर्टनेस ज्यादा है, और रात में डार्कनेस है, मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है और नींद आती है। ये तो हमारा एक सर्काडियन रिदम है, नेचुरल प्रोसेस है सारा। और दूसरा, अब जितनी देर हम जागते हैं उतना एडिनोसाइन जमा होता है, नींद आने लगती है। ये स्लीप प्रेशर कैसे बनता है वो देखिए। सोने से एडिनोसाइन साफ हो जाता है, क्योंकि दिन में वो भरता रहा, जैसे जैसे आप मेहनत करते जाते हो, हार्ड वर्क करते जाते हो, और रात में वो साफ हो गया, ताजगी मिल गई, सुबह फिर तरोताजा उठ गए। तो ये तो हमारे बॉडी का नेचुरल एक प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं हमारी। तो स्लीप रिदम का जो आइडियल फ्लो है दिन में, वो यही है कि भाई मेलाटोनिन बंद हो गया, कोर्टिसोल बनने लग गया, अलर्टनेस आ गई, बॉडी टेम्परेचर अप हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। रात में ये चीजें लाइट कम होने से मेलोटोनिन मेलाटोनिन सिक्रेशन शुरू, बॉडी टेम्परेचर डाउन, नींद का संकेत, और एडेनोसाइन ज्यादा है, वो स्लीप प्रेशर बढ़ा हुआ है। गहरी नींद के दौरान फिर आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, रिपेयर और हीलिंग होती है। अब स्लीप रिदम को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको उनको अच्छे से याद भी रखना है, समझना भी है। मेलाटोनिन, ये तो समझ ही गए मेलाटोनिन क्या करता है। ये नींद का हार्मोन है, हमारे पिनियल ग्लैंड को ये रेस्ट में लेके जाता है, उसको मैसेज जाता है नींद के लिए। कार्टिसोल जो है, कोर्टिसोल क्या करता है, सुबह हमें जगाता है। सुबह स्ट्रेस और एनर्जी हार्मोन क्रिएट होते हैं, फिर ये जागना है, जागना है, चलना है, तो उससे फिर हम एक्टिवली काम करने लगते हैं, एनर्जी मिलने लगती है। एडिनोसाइन क्या हुआ, स्लीप प्रेशर को बढ़ाने वाला हार्मोन। सेरोटोनिन क्या हुआ, मूड और मेलाटोनिन का प्रिकर्सर। तो अगर स्लीप रिदम बिगड़ जाए तो देखो सारे काम तभी होते हैं ना, स्लीप की रिदम बिगड़ जाए, ये हार्मोन टाइम पे सीक्रेट ना हो, इन हार्मोन्स का बैलेंस ना हो, तो फिर क्या होगा, देखो स्लीप रिदम बिगड़ गई हमारी, इंसोम्निया हो गया, डे टाइम में स्लीपीनेस, फटीग हो गया, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी हार्मोनल प्रॉब्लम सारी फिर हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमने ही हार्मोन्स को गड़बड़ किया है स्लीप रिदम को खत्म करके। तो जो हेल्दी स्लीप रिदम है उसको बना के रखना है, उसको बना के रखने के कुछ उपाय भी हैं जिसको हमें अपना लेना चाहिए। जैसे, ये तो आप भी बता सकते हो, कोई भी ये सारी बातें समझने के बाद हमें अपनी स्लीप रिदम कैसे बनानी है, हेल्दी स्लीप रिदम कैसे मेंटेन करनी है, वो बताएं आप में से कोई एक आध पॉइंट जरा। एक तो जल्दी खाना खा लें और लाइट खाएं। हाँ, जल्दी खा लें, लाइट खाएं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, और जो विंडो हमारी होती है सुबह और शाम की, उसके हिसाब से रूटीन में आए, सुबह हाँ टाइम से उठना। हाँ, फिक्स टाइम शेड्यूल, थोड़ा सा ये टाइम शेड्यूल को हम ठीक ढंग से, स्लीप शेड्यूल को फिक्स करें।
चाय कॉफी रात को सोने से पहले नहीं वो तो पीनी लेना चाहिए। ही नहीं। चाय को कैफीन अवॉइड करें, बिल्कुल कैफीन। बिल्कुल ठीक है। और जितने तो जितने विंडोज खोल रखे हैं सबको बंद करें। हाँ, जो डिजिटल, विंडो हाँ 2-3 घंटे पहले इसको फोन और ये लैपटॉप नहीं चेक बंद करना। करो। विंडो विंडो डिजिटल वाले भी बंद कर दे, और अपने माइंड में जो खोल रखे ना अपने अपने, भी बंद। वो भी बंद करने पड़ेंगे। जो भी बात चल रही है ना भाई, अब क्लोज का टाइम आ गया, बंद करो, सो जाओ। तो ये टाइम शेड्यूल, स्लीप शेड्यूल को फिक्स करें। नेचुरल लाइट का जो प्रोसेस है उसको लेना शुरू करें। नेचुरल लाइट में ना सुबह धूप जरूर लेनी है। और एक बात और करना चाहिए कि शाम के समय घूमना का ना टाइम, खाना खाने के बाद अंधेरे में घूमने जाना चाहिए, बजाय कि हम घर में बैठ के कोई काम लाइट में करने लग जाएं। अगर ये कर लिया तो भी नींद आएगी। आप अंधेरे में घूमने चले गए ना, ब्रेन को ये मैसेज मिल गया, अरे अंधेरा हो रहा है, तो मेलाटोनिन सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो उससे नींद की तरफ अपने आप ही अपना जो है ब्रेन जाएगा और सो जाएंगे जल्दी। ये बहुत जरूरी है। कई बार करके जब भी रात शाम को घूमने जाते हैं ना, आते ही नींद आती है फिर, क्योंकि वो अंधेरा अंधेरा देख के आ जाते हैं ना, तो एक मैसेज चला जाता है माइंड में। हम्म। तो लाइट लिमिट, स्क्रीन यूज, ये भी है। कैफीन अवॉइड हो गया। रिलैक्सिंग रूटीन। अच्छा, एक रिलैक्सिंग रूटीन जरूर होना चाहिए, जो मेडिटेशन का, प्राणायाम का। प्राणायाम हमारे ना ब्रेन को, न्यूरॉन्स को बहुत ही रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है, कामिंग इफेक्ट देता है। तो वो भी हमारे जीवन में यदि मिला रहे ना, तो भी बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन को बहुत आराम। एक रीडिंग की हैबिट, शाम के समय अगर रीडिंग कर लिया, अच्छा सा मैसेज जा रहा है दिमाग में, तो भी नींद जल्दी आती है। पैरों को भी कहते हैं सोक करना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा के सोना चाहिए। बिल्कुल, वही वही बात होगी ना, पैरों से भी तो हमारे जो सेल्स हैं उनमें से हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है। पैरों पैरों की ऊपर तक जाती है असर, ब्रेन तक। ये सारी थोड़ा सा बातें। ले लेना हाँ चाहिए जी। ध्यान इस तरीके से। अच्छा, अभी इसकी ना स्टेजेज भी हैं कुछ। नींद की कुछ स्टेज होती हैं अभी, कितने टाइम में कौन सी स्टेज चल रही है, उसको भी समझ लेते हैं। तो नींद की जो स्टेज हैं वो है हमारी, एक तो जैसे पहली स्टेज है फॉलिंग स्लीप, स्टेज 1। स्टेज 1 है NREM 1 कहते हैं इसको। 3 स्टेज है NREM। NREM क्या मतलब? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, वो क्या है? उसमें आई मूवमेंट जो है वो हमारी अ, बहुत कम हो जाती है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, आई मूवमेंट नहीं करना चाहते। तो ये पहली स्टेज है फॉलिंग स्लीप, हम आंखें बंद होने लगती हैं। तो ये हल्की नींद का पहला स्टेप है। नींद आने लगती है ना, जैसे पहले स्टेप में तो हल्की होती है उस वक्त। ये 5-10 मिनट का टाइम ये लगा लो कि आपको नींद आने लग रही है, अब नींद की तरफ जा रहे हो आप बार बार। तो यहाँ पर ब्रेन क्या है, अल्फा स्टेट में जा रहा है, अल्फा वेव्स में जा रहा है। अब थीटा वेव में शिफ्ट करने की तैयारी है। तो शुरुआत में 5-10 मिनट ये रहता है जब नींद आने लगती है, तो आपको लगता है कि आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा, मतलब हिप्निक जर्क भी महसूस होता है कई बार ना, झटका सा भी लगता है जब नींद आने लगती है ना। तो वो हिप्निक जर्क कहते हैं उसको, वो भी लगता है कई बार। तो वो फॉलिंग एस्लीप की स्टेज है। दूसरा फिर इसकी स्टेज होती है हमारी रेगुलेटरी मेंटेनेंस। रेगुलेटरी मेंटेनेंस, ये ड्यूरेशन है 20 मिनट। वो 5 से 10 मिनट थी फॉलिंग स्लीप वाली, अब ये 20 मिनट का टाइम इसमें लगता है। और या उससे भी ज्यादा भी लग जाता है। उसमें क्या होता है, हमारी हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर कम होते हैं थोड़े से। पूरी नींद का जो है 50% यहाँ पे आ जाता है। नींद यहाँ पे गहराने लगती है थोड़ी सी। स्लीप में जो है ना, ये ब्रेन एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, नर्वस सिस्टम प्रोटेक्ट होने लगता है इसमें। तो रेगुलेटरी मेंटेनेंस इस बात को कहेंगे, क्योंकि बॉडी सिस्टम स्टेबल होता है इसके अंदर। बॉडी बिल्कुल हिलेगी नहीं, स्टेबल रहेगा, आई मूवमेंट भी नहीं रहेगी, और नींद जो है गहरी होने लगती है। ये हम थीटा स्टेट में जा रहे होते हैं यहाँ पे। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है हमारी फिजिकल रिस्टोरेशन। फिजिकल रिस्टोरेशन स्टेज इस ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट की तीसरी स्टेज है, स्लो वेव स्लीप। इसको डेल्टा स्लीप, डेल्टा वेव्स में जा रहे हैं हम, बहुत स्लो वेव चल रही है यहाँ पर। बॉडी में टिश्यू रिपेयर हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। और ये स्टेज बॉडी की फिजिकल हीलिंग करती है।
रिस्टोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज ना रिपेयर हो रही है, ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर, तो फिजिकल रिस्टोरेशन कहते हैं इसको भी। उसके बाद आती है हमारी 90 मिनट। 90 मिनट यहीं तक बीत जाते हैं। ये सर्कल है ये नींद का। पहले नींद आएगी 5-10 मिनट में फॉलिंग, फिर उसके बाद 20-1 मिनट लग जाएंगे हमारे सेकंड स्टेज में, और उसके बाद 20 मिनट के बाद हमारे 60-70 मिनट लग जाएंगे फिजिकल रिस्टोरेशन में। फिर उसके बाद आती है रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट में आंखें मूव करने लगती हैं, सपने में भी बेशक। रैपिड आई मूवमेंट सपने को भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी मसल्स टेम्परेरी बिल्कुल मतलब स्थिर हैं, जैसे पैरालाइज्ड, वो नहीं हिल रहे बिल्कुल भी, सिर्फ आंखें मूवमेंट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपने में हम जा रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं अंदर ही अंदर। तो इसको REM स्लीप कहते हैं, REM स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये स्टेज हमारी कैसी है, ड्रीमिंग की, लर्निंग की, मेमोरी की, क्रिएटिविटी की, इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसमें नहीं पहुंचेंगे ना, ये सारी चीजें फिर हैपन नहीं होती फिर। तो यानी इस स्टेज तक भी पहुंचना है, वो तभी पहुंचेंगे जब नींद टाइम पे आ रही है। तो ये इसका एक सिस्टम है। ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी तो जैसे ऐसी है जागने जैसी, लेकिन बॉडी रेस्ट में है। सपने के दौरान यही होता है ना, हम कहीं कहीं जाके आ जाते हैं, लेकिन बॉडी तो हिली भी नहीं, बॉडी तो गहरी नींद में होती है, बॉडी को रेस्ट मिल रहा होता है, लेकिन हमारी जो ब्रेन है वो एक्टिविटी में है। इसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। ये स्लीप साइकिल है हमारा, और ये साइकिल एक रात में 4 बार या 5 बार रिपीट कर लेते हैं हम। जेंट्स को कम से कम 4 साइकिल ऐसे पूरे करने चाहिए। 90-90 मिनट के मान के चले, 90 से 100 मिनट का एक साइकिल हो जाता है। और फिर उसके बाद 4 बार में 6-7 घंटे की नींद जेंट्स के लिए, और लेडीज के लिए 5 कहते हैं कि वो 7 से 8 घंटा सोए, तब जा करके उसके जो शरीर के अंदर, बॉडी में, माइंड में जो भी ब्रेकेज हुआ, जो भी थकान हुई, वो तब जाके पूरी होती है, क्योंकि उसके हार्मोनल सिस्टम भी अलग है, उसके कार्य भी अलग हैं यहाँ पे। तो पहली से तीसरी जो स्टेज है ना, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये 75 से 80% नींद का ये टाइम ले लेती है, और रैपिड आई मूवमेंट तो 20 से 25% टाइम में रहती है। तो इसको सिंपल अगर समझें तो क्या है, बॉडी की जो मरम्मत है, बॉडी की जो हीलिंग है, वो होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में। जो पहली 3 स्टेज हैं उनमें हमारी बॉडी की अच्छी मरम्मत, हीलिंग होती है। और दूसरी होती है इमोशनल हीलिंग, जो रैपिड आई मूवमेंट में होती है। जो 20% नींद जब आती है ना, बहुत सपने वाली नींद, उसमें हमारा इमोशनल हीलिंग हो रही होती है। 10 से 3 बजे तक कहते हैं मैम रिपेयर होता है, मतलब लिवर भी आपका हाँ रिपेयर होता है, हाँ, बॉडी भी। तो 10 से 3 बजे तक की नींद होती है, वो बहुत उस वक्त जरूरी तक के 2-3 साइकिल हो चुके होते हैं। है। हाँ, फिर 10 से लेके 3 लगातार उसी नींद में है, तो हम चलता रहता है फिर ये सारा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन NLP के हिसाब से भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और वैसे भी बहुत सारी बातें नॉर्मल साधारण तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो NLP के तरीके से इनसोम्निया को कैसे दूर करें, वो भी हम पॉइंट्स देखते हैं। जैसे पहला हम लिखेंगे रिप्रोग्राम योर माइंड। माइंड को रिप्रोग्राम करें। माइंड को रिप्रोग्राम करने की कई सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं। एंकरिंग टेक्निक है, रिफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स हैं। एंकरिंग टेक्निक में हम एक ध्यान में जा करके, और एक वो पोजीशन में जा करके सोचते सोचते, मतलब एक वो स्टेज जो बहुत गहरा रिलैक्सेशन हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, रिलैक्सेशन की स्टेज में एक एंकर क्रिएट करते हैं। फिर हम एक बहुत ही, जैसे चाहे हम हल्के से हाथ को दबा के करते हैं कि अब नींद आ रही है, तो कौन सा एंकर क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव थॉट को हम रिफ्रेम करें, जो बार बार हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नींद नहीं आती है ना, मुझे नींद की प्रॉब्लम है, मुझे इंसोम्निया है। मतलब अपने आप की हम आइडेंटिटी बना के रख लेते हैं एक चीज को, वो चीज नहीं रखनी है।
बस वो एक टेम्परेरी है, भी किसी वजह से नहीं आई तो नहीं आई, बाकी मैं मजे से सोती हूँ। नींद तो मेरी नेचुरल स्टेट है, आसानी से आ जाती है मुझे तो ये बातें हमारे दिमाग में बार बार रहें कि नींद तो बहुत आसान है, आराम से आती है। फिर स्विस पैटर्न टेक्निक से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं कि भी नींद आए तो कैसा हमारा स्टेज बन गई, ना नींद आए तो कैसी बन गई, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे स्विस करके। तो वो एक स्विस टेक्निक से इसको करें ना 5-10 बार 20 बार, तो वो चीज अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक एक पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक है। आपका दिमाग रात को ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना शुरू करें। अगर मान लो नींद नहीं आ रही, तो क्या हो रहा है, अभी हम एंजाइटी में आ रहे हैं, सांस की हमारी जो गति है वो बढ़ रही है, तो उस वक्त जानबूझकर पैटर्न को ब्रेक करेंगे, धीरे धीरे सांस लेना शुरू करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। यानी 1 मिनट में 3 या 4 ही सांस लें, लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें, बार बार लें और छोड़ें, तो देखना नींद आनी शुरू हो जाएगी। सांसों पे केंद्रित करें और मन ही मन ये भाव रखें कि शांति शांति शांति, और श्वासों पे पूरा फोकस। जैसे ही श्वास पे फोकस करते हैं ना, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मैसेज चला जाता है रिलैक्सेशन का। दूसरा, फिर ये तो टेक्निक्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात है रूटीन को अपनाना, वो अभी आप लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि फिक्स कर लें रूटीन को, स्क्रीन को भी डिटॉक्स कर दें, रिलैक्सेशन एक्टिविटी भी कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एक्टिविटी मीन्स कोई अच्छा म्यूजिक सुन लिया, हल्का हल्का किताब पढ़ने लग गए, गहरी सांस लेने लग गए, ठीक है। और ब्रेथ वर्क, तीसरी बात इसमें हम जोड़ेंगे, वही अभी श्वास की बात कर ही रहे थे, मेडिटेशन। तो ये मतलब ये ना, ये एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है कि 4 सेकंड में सांस लें, 4 में रोकें, 4 में छोड़ें, 4 में बाहर रोकें, तो बॉक्स ब्रीदिंग है। बॉक्स ब्रीदिंग करने लगते हो ना, तो वो भी नींद की तरफ ही हमें रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाती है। तो बॉक्स ब्रीदिंग करें, योग निद्रा कर सकते हैं, योग निद्रा में मतलब गाइडेड मेडिटेशन सुनते सुनते भी हम उसमें गहरी नींद में चले जा सकते हैं। इमोशंस और स्ट्रेस को मैनेज करें। इमोशन और स्ट्रेस को मैनेज करना, देखो ये बड़ा एक आज मुश्किल हुआ पड़ा है सबके लिए ही कि इसको कैसे मैनेज करें। तो इसको मैनेज करने का जो तरीका है वो ये होता है कि सोने से पहले डायरी लिखने लग जाए। दिन भर में जो विचार आए, जो चिंताएं आई, जो कोई बात हुई, डायरी में लिख दें। अगर डेली जर्नलिंग जो करता है ना, वो उसका डिटॉक्स साथ के साथ होता रहता है, और वो बस डायरी में उतार के अपने माइंड को खाली करके सोने की तरफ जाता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, डेली ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड और जर्नलिंग ये हमारे इमोशंस को, स्ट्रेस को मैनेज करता है। इसकी आदत डाल के देखें, फिर उसका लाभ पता चलता है। भोजन का भी सप्लीमेंट वगैरह जो है, अगर आप अपने बॉडी चेकअप करवाया है, यदि बॉडी में कोई आपके ब्लड में कोई कमी है या कोई ज्यादा कुछ भी इम्बैलेंस है, उसके लिए आपको क्या करना है वो भी करें। भोजन में उस चीज को लें, या कोई आपको सप्लीमेंट लेना तो वो लें। सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध भी कहते हैं बहुत लाभकारी रहता है। और एक मैग्नीशियम अश्वगंधा टैबलेट वगैरह, ये डॉक्टर की सलाह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकती हैं। तो ये चीजें हमें कर लेनी चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे दें रात को। एक ये लास्ट एक मैसेज बता रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को क्या देना चाहिए, इसको समझे सारे। सोने के टाइम सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है ना। कॉन्शियसली तो आप जैसे उस वक्त खत्म हो, रात को कॉन्शियसली हम काम नहीं कर रहे होते, सबकॉन्शियस काम कर रहा है, और उसको एक काम देना है, एक टास्क देना है। अपनी लाइफ में जो चीज चाहिए, जो टारगेट आपने बनाया है, जो सपना है आपका, वो सबकॉन्शियस में डालना है। और वो भी प्रोसेस नहीं डालना अभी कैसे पूरा होगा, ये नहीं डालना, ये डालना कि हाँ ये मेरा सपना, सपना जो आपने डिजायर स्टेट अपनी कभी सोची है वो डाल दो सारी। बस आपने अगर कोई इनकम संबंधी बात है, भी मुझे इतने करोड़ इतने लाख वहां तक पहुंचना है, वो डाल दो। बस मुझे ये मिल गए और ये मेरा सपना है। आपने कोई अगर कोई मकान का है या कोई और बड़ी बात है,
कोई बड़ा उद्योग धंधा लगाना है, वो सब डाल दो। फिर सबकॉन्शियस का काम है वो कहाँ से ढूंढ के लाएगा आइडियाज, कैसे उसके सॉल्यूशन ढूंढ के लाएगा। तो अब मान लो आपको हेल्थ की बात है, आप शरीर को फिट मस्कुलर बनाना चाहते हो, तो वो अपना सीन बना लो कि हाँ मैं तो ऐसा बनना चाहती हूँ, बस डाल के सो जाओ। अब आपके ब्रेन का काम है सबकॉन्शियस का, वो अपने आप ढूंढेगा कैसे करोगे। तो लास्ट के 3 मिनट 5 मिनट यही काम करना है कि आपने सबकॉन्शियस को सपना बता देना है बस। तो 90% काम करेगा सबकॉन्शियस, और 90% काम जो करेगा वो कितना बड़ा काम कर सकता है ये देखो। कॉन्शियस तो 10% करता है ना, 90% वो करता है। मतलब ये समझ के सोना अपन ने कि भाई मुझे कुछ भी चाहिए तो मैंने अपने पापा को बता दिया, अब पापा की जिम्मेवारी कहाँ से ला के देगा, वो कैसे ला के देगा। तो लास्ट में ये काम करके छोड़ना है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स होके अपना काम में लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबकॉन्शियस को मैसेज देना हुआ। स्लीप के बारे में पूरा आज डिटेल में हमने समझा कि क्या है, क्यों है। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ लाभ हो रहा इन सब बातों का? बहुत कुछ। तो सविता जी, कोई फायदा नहीं, अपने आप को समझो, अपने हार्मोन इम्बैलेंस की जो बातें हो रही हैं शरीर में, उनका शरीर पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको समझेंगे, और जीवन की क्वालिटी को बढ़िया बनाना है बस। उसके लिए बिल्कुल पहला काम है नींद की क्वालिटी बढ़िया। और चिंता नहीं करनी, अगर नहीं भी आ रही है ना तो भी चिंता नहीं करनी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, भाई जब आए तब सो जाना। मैं तो ये भी कहती हूँ क्योंकि मेरे साथ होता है ऐसा, मैं रात को कोई काम करने लग जाऊं तो मेरी भी उड़ती है नींद, लेकिन मैं फिर ना पड़ी पड़ी करवट नहीं बदलती, बस ये मैंने सोचा हुआ है, करवट नहीं बदलनी, आके अपना काम कर लूंगी, नींद आएगी तब सो जाऊंगी, क्या होगा फिर। उर्वशी ने तो एक नींद भी ले ली। नहीं नींद नहीं नहीं, आज नींद मैं की नहीं सोई बातें बिल्कुल। चल रही थी ना तो नींद आ मैं गई। बेड पे बैठी हूँ, मैंने सोई नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, नींद का गाइडेड मेडिटेशन भी है वैसे तो, योग निद्रा का। अब आप योग निद्रा कराऊंगी तो सारे सो जाओगे। मैम मैं आज तो बहुत पढ़ लिया है, या तो करवाए तो का कभी शॉर्ट वीडियो टाइम बना में। करके फिर मैं डाल दूंगी, उसका भी हाँ, योग निद्रा का भी, तो वो कभी भी देख योग लें। डाल ठीक, देना। तो आज वैसे वो जो का सौरभ सौरभ बोथरा है ना, वो ये बॉक्स ब्रीदिंग वगैरह करवाता है। जी, सौरभ बोत्रा बॉक्स ब्रीदिंग करवाता है। तो हाँ, बॉक्स वो ब्रीदिंग तो मैंने किया हुआ है। काउंट तक वो करता है, फिर वो ये बड़ा बहुत अच्छी है, ये करके देखे मैं तो, मेरे को तो आनंद आता है इसमें। वो तो मैंने भी किया है कई बार, बॉक्स ब्रीदिंग का। अनुलोम विलोम भी बहुत बढ़िया चीज है। अनुलोम विलोम भी आप धीरे धीरे 5 सेकंड तक लेना, 6 सेकंड तक, 6 सेकंड में छोड़ना, ये भी बहुत रिलैक्सेशन करता है। नींद के लिए तो उज्जई भी बहुत, वो इतनी एनर्जी भर भ्रामरी जाती है ना, आप भ्रामरी। प्राणायाम डेली कर लोगे इतनी एनर्जी भर जाती है, बेहिसाब एनर्जी। मैंने तो इस चीज का बहुत प्रैक्टिकल यूज किया है, बहुत ही आजकल भी यही चलता रहता है, प्राणायाम कर लेती हूँ तो बाद खूब एनर्जी आती है। तो यही है बस है। कभी चिंता करनी नहीं, नींद आए तभी सो जाओ, पूरी नींद लो, 6 घंटे 7 घंटे सोना ही सोना है। दुनिया यूं ही चलेगी, कोई हम नहीं उठा के चल रहे इसको, चलती रहेगी चलती रहेगी बस। सही। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज नींद का पूरा पैटर्न हमने समझ लिया है, इस पर काम करेंगे, अपनी बॉडी को माइंड को रिपेयर करने का काम नींद करती है, वो पूरा करवाएंगे उससे। ठीक है ना, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी अगर ये चीज हमने समझ ली ना, इसको बहुत सहज भाव से लेकर के हम जीने लग गए, सब ठीक हो जाएगा, देखना। बिल्कुल। ठीक है, ओके, ओके मैम, बाय। थैंक यू। बाय। नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल। बाय।